है दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2022 में रिलीज हुई एक ट्रू इंसिडेंट्स पे बेस्ड स्टोरी जिसका नाम है ए जिंदगी लाइफ फाइंड्स वे। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम इस मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है ग्रेव काउंसलर रेवती राजन से। अब ग्रेव काउंसलर के बारे में बताया जाए तो उनका काम यही होता है कि जो लोग ब्रेन डेड होते हैं उनको काउंसिल करके कन्विंस करना कि वो लोग उनके ऑर्गन्स डोनेट करें ताकि और 6-7 लोगों की जान बच सके। और इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था मोहन फाउंडेशन, जो हैदराबाद के एक हॉस्पिटल में काम करता था। जब भी कोई ब्रेन डेड की केस आती तो रेवती उन्हें काउंसिल करके कन्विंस करने की कोशिश करती। कुछ पेशेंट्स मान जाते थे, लेकिन बहुत से पेशेंट्स उस पर ही गुस्सा करते थे, क्योंकि उस वक्त बहुत से पेशेंट्स इस मेंटल कंडीशन में नहीं होते हैं कि कुछ डिसीजन ले सके। तो रेवती का यह जॉब बहुत ही टीडियस था, लेकिन फिर भी बिना थके, बिना हारे, बिना अपने होप गवाए वो हर एक पेशेंट को काउंसिल करती और अपने एनजीओ का काम आगे बढ़ाती थी। रेवती के पर्सनल लाइफ में उसका हस्बैंड रघु और 2 बच्चे, बेटी अरुणा और बेटा नंदन थे। तो रघु अपने जॉब के कारण पुणे में था और रेवती अपने 2 बच्चों के साथ हैदराबाद में रहती थी। रेवती अपने पति को कह रही थी कि तुम अपना ट्रांसफर करवाओ, क्योंकि अरुणा तुम्हें बहुत मिस कर रही है, जो इस हैदराबाद के हॉस्पिटल के हेड थे। तो वो बताते हैं कि एक नया पेशेंट आया है जिसका नाम है विनय चावला। 26 के एज में ही उसे लिवर सोराइसिस हो गया था। इसी ट्रांसप्लांट की इंक्वायरी के लिए वो लखनऊ से हैदराबाद आया था और उसने अपने ऑफिस, अपने घर वालों को कुछ भी बिना बताए 4 दिन की छुट्टी लेकर आया था। उसे लग रहा था कि 2 दिनों में ऑपरेशन हो जाएगा और 4 दिनों बाद वो फिर से अपने काम पर चला जाएगा। लेकिन रेवती उसे समझाती है कि इस प्रोसेस को 4 महीने लग सकते हैं, तो तुम्हें अपने घर वालों को लेकर अपने ऑफिस में बता कर आना चाहिए और इस काम के लिए 4 से 5 लाख रुपए लग सकते हैं। तो ये बात सुनकर विनय ट्रांसप्लांट का प्लान कैंसिल करके वापस जाने लगता है, लेकिन तभी उसके नाक से खून बह रहा था और वहीं पर वो बेहोश होने लगता है। तभी वहां पे एक नर्स खड़ी थी जिसका नाम था मंजू। वो उसे देख लेती है, जिसके बाद उसे इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट किया जाता है। तब डॉक्टर कपूर रेवती को बताते हैं कि विनय को नॉर्मल वॉमिटिंग हो रही थी, इसीलिए जब उसने दिल्ली में कंसल्ट किया डॉक्टर से तब उसे पता चला कि उसे लिवर सोराइसिस है और उसके पास सिर्फ 6 से 7 महीने का ही टाइम है। जिस बात से उसकी पूरी फैमिली हिल गई है और शायद उसने पेपर में हमारा आर्टिकल पढ़ा होगा, जिसके बेसिस पर वो यहाँ पर हैदराबाद में आ गया 4 दिनों की छुट्टी लेकर। तो ये बात सुन के रेवती को भी बहुत बुरा लगता है। फिर बाद में जब उसे होश आता है तो उसके सामने रेवती मैम खड़ी थी। तब वो बताने लगता है कि उसके पापा रिटायर्ड टीचर है जो दिल्ली में रहते हैं। उसका छोटा भाई कार्तिक मेडिसिन की पढ़ाई कर रहा है और ये बात उसने अभी तक अपने भाई को भी नहीं बताई। और ऊपर से वो अपने ऑफिस में भी प्रोविजनल पीरियड पर था और उसे ये जॉब किसी भी हालत में नहीं खोनी है, इसीलिए उसने अपनी ये डिसीज की बात सारे कलीग से भी छुपाई थी। लेकिन उसका पेट फूल रहा था, डार्क सर्कल्स आ गए थे, बॉडी पे रेड मार्क्स आ रहे थे। तो इन सब को छुपाने के लिए वो मेकअप अप्लाई करने लगा। लेकिन इस बात का उसका कलीग अभय बहुत ही मजाक उड़ा रहा था, लेकिन उसकी दोस्त रत्ना उसे हमेशा बचा लेती थी। उधर ऑफिस में भी विनय के बॉस और हेड पाठक के बीच में बातचीत चल रही थी कि विनय आजकल बहुत ही लेट आ रहा है, बीच बीच में कहीं पे गायब हो जाता है, हमेशा वॉशरूम में ही पड़ा रहता है। तो इसीलिए विनय के हेड बॉस से कह रहे थे कि उसे निकाल दो, मुझे लग रहा है कि उसे कोई डिसीज है, खामखा अपने कंपनी के ऊपर वो लायबिलिटी बन जाएगा, उसे कंपनी से निकाल देते हैं। पहले पाठक साहब मना कर रहे थे, लेकिन फिर बाद में कन्विंस हो जाते हैं। अगले दिन विनय जब हैदराबाद से लखनऊ चला आता है तब उसके पापा भी उसे मिलने आए थे। वो भी उसे बार बार वही सवाल पूछ रहे थे कि तुम कहाँ थे, बिना बताए कहाँ चले गए थे। लेकिन इसका विनय कुछ जवाब नहीं देता। फिर पापा कहते हैं कि मेरे साथ ग्वालियर चलो, वहां पे हमारी जमीन है, कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। लेकिन इस बात के लिए विनय इनकार कर देता है। तभी वो बताते हैं कि कार्तिक की डिग्री कंप्लीट हो चुकी है, पीजी से पहले उसे 2 हफ्तों की छुट्टी मिली है, इसलिए वो भी लखनऊ आ रहा है, वही अब तुझे समझा सकेगा। इसके बाद विनय ऑफिस चला जाता है तो सबसे पहले उसका मैनेजर अपने बॉस के पास ही लेकर जाता है और वो दोनों उसे कन्विंस कर रहे थे कि तुम रिजाइन करके चले जाओ। पहले विनय मना कर रहा था, लेकिन प्लीज कहने पर वो मान जाता है और साइन करके निकल ही रहा था। तभी उसके नोज से ब्लीडिंग होने लगती है और उसे चक्कर आ रहे थे। और इसी समय पर उसके भाई विनय की कंपनी में एंट्री होती है और वो उसे संभाल लेता है। इसके बाद कार्तिक बॉस और मैनेजर को कन्विंस कर लेता है कि 24 घंटे
वो विनय के साथ ही रहेगा। अगर उसे कुछ इमरजेंसी भी आएगी तो एज अ पर्सनल डॉक्टर मैं विनय और तुम्हारे पूरे कंपनी के साथ यहीं पे काम करूंगा। एक चावला के साथ दूसरा चावला फ्री, ऐसी ऑफर देता है। ये सारी बातें विनय के टीममेट्स बाहर से सुन रहे थे, तो वो भी अंदर आते हैं और कहते हैं कि हम विनय का काम संभाल लेंगे, उसे नौकरी से मत निकालो। तो सबके कन्विंस करने के बाद फाइनली बॉस और मैनेजर मान जाते हैं और विनय अब ऑफिस में काम करने लगा। बीच बीच में उसे उल्टियाँ आती, नाक से खून निकलता, बहुत से प्रॉब्लम्स होते, लेकिन हमेशा कार्तिक उसके साथ उसके ऑफिस में रहता और लोकल डॉक्टर से टेम्पररी मेडिसिन लेकर उसका गुजारा चल रहा था। तभी एक दिन कार्तिक को एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल दिखता है जिसे पढ़ के विनय हैदराबाद गया था। तो ये बात कार्तिक जब विनय को पूछता है तो वो बताता है कि वो इम्पॉसिबल है, क्योंकि इसके लिए 20 से 25 लाख रुपए लगेंगे और यहीं पे मेरी नौकरी का कोई आता पता नहीं है, नाजुक डोर से बंधी हुई है। तो इसे छोड़ के अगर मैं हैदराबाद जाऊंगा तो मेरी नौकरी भी चली जाएगी और इतने सारे पैसे आएंगे भी कहाँ से। इसीलिए जितने भी दिन हो सके इसी हालत में मैं जी लूंगा। लेकिन कार्तिक इसके लिए मना कर देता है और वो विनय को लेकर हैदराबाद चला जाता है। उसी दिन रेवती मैम का बर्थडे था, तो उसके हस्बैंड और दोनों बच्चे उसे सरप्राइज देने उसके हॉस्पिटल आए थे। वो कह रहे थे कि चलो बाहर खाने पर चलते हैं, लेकिन रेवती कहती है कि एक पेशेंट कंसल्ट करके मैं आती हूँ। फिर वो जब कार्तिक और विनय से बात करती है तब उसे पता चलता है कि इतना खर्चा करने का उनका बजट नहीं है, जिसे वो लोग न्यूज़पेपर में ऐड देंगे और जितने भी फंड हो सके उतने रेस कर पाएंगे और जल्द से जल्द विनय का ऑपरेशन हो सके। इसके बाद विनय और कार्तिक जब हॉस्पिटल के कैंटीन में बैठे थे तब वहां पे मंजू विनय से बात करने चली आती है। वो कहती है कि अब तुम अच्छे लग रहे हो, उस दिन पूरे आउट हो गए थे। लेकिन विनय मंजू को पहचान ही नहीं पा रहा था। लेकिन उनकी बातें कार्तिक सुन लेता है, तो सीक्रेट गर्लफ्रेंड करके वो विनय को चिढ़ाने लगा। तो यहाँ पे विनय और कार्तिक की बहुत ही अच्छी दोस्ती दिखाई गई है। इसके बाद विनय और कार्तिक हैदराबाद में ही एक छोटा सा घर रेंट पर ले लेते हैं ताकि 4 महीने अच्छे से विनय रह सके। तब विनय कार्तिक से कहता है कि तू पाठक और शर्मा सर को मना ले जैसे उस दिन मनाया था। और वो पूछता है कि तुमने किस तरह से मनाया था। तब हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कार्तिक कहता है बचपन में हमारी माँ को ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ था, तब डॉक्टर ने कहा था कि सिर्फ 6 महीने हैं, लेकिन डॉक्टर ने 2 महीने ज्यादा बता दिए थे। तो आज भी वही 6 महीने जीने का टाइम मिला है और ऊपर से 3 महीने बीत चुके हैं, तो ये सिर्फ 3 महीने एडजस्ट कर लो। लेकिन ये बात कार्तिक विनय को नहीं बताता। वो उसके साथ हंसी मजाक करता है कि मैंने बॉस से कहा है कि तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हारा पेट फूल रहा है, तुम्हारे हाथ पाँव में सूजन है और 6 महीने बाद तुम ठीक हो जाओगे। इस बात पर हंसते हंसते विनय रोने लगता है और यहीं पे फिर से उसकी तबीयत खराब हो जाती है। तो कार्तिक उसे हॉस्पिटल लेकर आता है। यहाँ पे उसकी मुलाकात फिर से मंजू से होती है, जहाँ पे वो बहुत ही इम्पेशेंट हो रहा था। लेकिन मंजू को देख के वो शांत हो जाता है और उसे थैंक यू भी कहता है। फिर अगले दिन कार्तिक लखनऊ चला आता है ताकि विनय की छुट्टी की बात कर सके और उसके बॉस मान भी जाते हैं। विनय के कलीग्स ने ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए ये वाला आर्टिकल न्यूज़पेपर में पढ़ लिया था, तो वो भी विनय को हेल्प करने की डिसाइड करते हैं और पॉम्पलेट्स छापकर हर जगह चिपका देते हैं। जितने भी बड़े बिजनेसमैन है, एनजीओज, इन्वेस्टिंग फर्म्स, सबसे बात करके जितना हो सके वो फंड रेज करने की कोशिश कर रहे थे। तो विनय के ऑफिस के सारे स्टाफ ने अपनी 1 मंथ की सैलरी विनय वेलफेयर फंड को डोनेट कर दी थी। इधर हॉस्पिटल पर एक दिन विनय मंजू की बातें सुन लेता है। तब उसे पता चलता है कि मंजू की एंगेजमेंट हो गई है और उसका फियांसे जल्द से जल्द शादी करना चाहता है। लेकिन मंजू का कहना था कि पहले उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो और कुछ दिन जॉब करने के बाद वो शादी करना चाहती थी। इस पर विनय कहता है कि ये तो अच्छी बात है, कोई तुम्हें चाहता है। ऐसा कह के वो वहां से चला जाता है और ये बात मंजू को भी शॉकिंग लगती है। ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है और अभी तक विनय को जितने फंड्स चाहिए थे उतने रेज नहीं हुए थे और ऊपर से ऑफिस वालों के ऊपर भी प्रेशर था, क्योंकि उन्हें मुंबई हेडक्वार्टर्स पर अपना रिपोर्ट सबमिट करना था और विनय के साथ उनका कॉन्फ्रेंस कॉल होने वाला था। तो वो लोग उसे लखनऊ आने के लिए कह रहे थे, लेकिन विनय के डॉक्टर कपूर एक आइडिया निकालते हैं और वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उनके हॉस्पिटल से होती है। लेकिन तभी विनय को चक्कर आ जाता है और वो नीचे गिर जाता है। तभी उसके मैनेजर शर्मा उनकी मुंबई की टीम को बताते हैं कि विनय को डिसीज है और उसी के ऊपर उसकी ट्रीटमेंट चल रही है। पूरे फंड्स ना होने के कारण उसका ऑपरेशन पेंडिंग है और इसी बीच शर्मा 4 महीने की छुट्टी भी मांग लेता है और फंड्स रेज करने की भी रिक्वेस्ट करता है।
इस बात पर उसकी बॉस छुट्टी भी दे देती है और जितने भी फंड्स पेंडिंग थे वो सारे विनय के अकाउंट पर ट्रांसफर कर देती है, जिसके बाद विनय की लिस्टिंग ऑर्गन रिसीवर की लिस्ट में आ जाती है और वो प्रायोरिटी लिस्ट पर भी था। इसके बाद ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। विनय की तबीयत अब और खराब हो रही थी, उसके बाल झड़ रहे थे, पेट बढ़ रहा था। उधर कार्तिक को भी पीजी की ज्वाइनिंग के लिए कॉल आ रहा था, लेकिन फिर भी वो दोनों डटकर खड़े थे। तभी एक दिन उन्हें पता चलता है कि हॉस्पिटल में एक आदमी का लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है। तो कार्तिक रेवती मैम से बात करने चला जाता है और वो बताती है कि ये डिसीजन पूरे कमेटी का था और इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अगला डोनर जैसे ही मिलेगा सबसे पहले विनय का ही नाम होगा। तो यहाँ पे भी चीटिंग हुई थी। पैसे के दम पर एक आदमी ने अपने पापा का लिवर ट्रांसप्लांट कर लिया था। वो विनय और कार्तिक को समझाने की बहुत कोशिश करती है। तभी वहां पर रेवती का बेटा नंदू आ जाता है। उसे कुछ साइंस चाहिए थे, तो विनय और कार्तिक वहां से चले जाते हैं। कल नंदू का बर्थडे था और उसे अपने दोस्तों के साथ पार्टी के लिए बाहर जाना था, जिसके लिए उसके पेरेंट्स के साइन चाहिए थे। वही लेने के लिए वो रेवती के पास आया था। तो रात में घर पर जाने के बाद रेवती और नंदू के बीच में झगड़ा होता है। वो कहती है कि तुम अब बच्चे नहीं रहे, ऐसे मेरे कैबिन में तुम्हें नहीं आना चाहिए था। फिर नंदू भी खाना छोड़कर वहां से चला जाता है। अगले दिन कार्तिक डॉक्टर कपूर से बात करने उनके केबिन में चला जाता है और वो कहता है कि मैं खुद अपना लिवर देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन डॉक्टर कपूर इसके लिए इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं कि इससे तुम्हारी जान को खतरा है। विनय को लिवर सिर्फ एक डिसीज डोनर ही दे सकता है। ये सुनने के बाद कार्तिक को बहुत गुस्सा आता है। वो फ्रस्ट्रेट होके घर चला जाता है, लेकिन शाम को उन्हें पता चलता है कि विनय का डोनर मिल गया है, जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ। ये सुन के वो दोनों बहुत खुश होते हैं, हॉस्पिटल के लिए भी निकलते हैं। तब विनय कहता है कि ये बात रेवती मैम को बताओ। तब कार्तिक कहता है कि आज उनके बेटे का जन्मदिन है, वो बिजी होंगे, इसलिए वो लोग उसे कॉल नहीं करते। फिर अगले दिन जब ऑपरेशन का टाइम आता है, तब कार्तिक डॉक्टर कपूर से बात करने चला जाता है और वो डोनर फैमिली के बारे में पूछ रहा था कि उसे भी रेवती मैम ने कंसल्ट किया है। तब डॉक्टर कपूर बताते हैं कि कल रात एक लड़के की गाड़ी रोड्स के स्किड हो गई, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल लाया गया। उसे रिवाइव भी किया गया, उसकी पल्स, हार्ट सब कुछ स्टार्ट हो गया था, लेकिन उसका ब्रेन डेड हो गया था। और फिर बाद में जब हमने उसका पर्स चेक किया तो वो रेवती का बेटा नंदन ही था। यहाँ पे रेवती के पास भी ऑप्शन था कि वो नंदन को उसी कोमा की हालत में रखे या फिर ऑर्गन डोनेट करे। तब रेवती डिसाइड करती है कि वो ऑर्गन डोनेट करेगी। ये बात सुन के कार्तिक को भी बहुत बड़ा झटका लगता है, लेकिन इसके बाद डॉक्टर कपूर विनय को ऑपरेशन करने चले जाते हैं। ऑपरेशन भी सक्सेसफुली हो जाता है। उसके वाइटल स्टेबल थे, वेंटिलेटर से भी निकाला गया था, जिसके बाद उसे आईसीयू में शिफ्ट किया जाता है। और फिर नाइट शिफ्ट में आती है मंजू। विनय को कुछ सपने आ रहे थे, इसी बीच वो मंजू का हाथ जोर से पकड़ लेता है और फिर आंखें खोलने के बाद उसे पता चलता है कि उसने उसका हाथ जोर से दबाया है। तो वो उसे सॉरी कहते हुए हाथ छोड़ देता है। तब मंजू कहती है कि कोई बात नहीं, जिसके बाद वो दोनों बातें करने लगते हैं। विनय अपनी स्टोरी बता रहा था, लेकिन बातें करते करते वो सो जाता है। धीरे धीरे विनय की रिकवरी भी हो रही थी, मंजू भी अच्छे से ख्याल रख रही थी। दूसरी तरफ रेवती भी अपना गम भुलाकर अपनी जिंदगी नॉर्मल ट्रैक पर लाने की कोशिश कर रही थी। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। विनय नॉर्मल हो जाता है, उसे जनरल वार्ड में शिफ्ट किया जाता है और अब रेवती ने भी हॉस्पिटल आना चालू किया था। इसके बाद कार्तिक जब विनय से मिलता है तो मंजू को लेकर वो बहुत खुश था, इसीलिए कार्तिक रेवती के बारे में विनय को नहीं बता पाता। फिर एक दिन जब विनय की बायोप्सी टेस्ट करनी थी ताकि उसकी लिवर फंक्शनिंग अच्छे से चल रही है या नहीं, तो विनय इसके लिए मना कर रहा था। लेकिन फिर जब डॉक्टर कपूर उससे कहते हैं तो वो मान जाता है और बायोप्सी के बाद अगर मुझे आईसीयू में रहना है तो भी मैं तैयार हूँ, ऐसा हंसते हुए वो कह रहा था। तब डॉक्टर कपूर उस पर गुस्सा करते हैं। वो कह रहे थे कि अगर तुम्हारा एटीट्यूड ऐसा ही रहा तो 6-7 सालों में तुम्हारा ये लिवर फिर से फेल हो सकता है। और तुम्हें पता है ना कि तुम्हें ये लिवर किसका मिला है, तुम डोनर फैमिली के बारे में जानते हो। तब जाके कार्तिक बताता है कि अभी तक मैंने विनय को नहीं बताया है और यहाँ पे विनय को पता चलता है कि उसका लिवर नंदन का है। ये बात सुन के वो शॉक रह जाता है और उसे गिल्टी भी फील हो रहा था। एक दिन विनय से मिलने रेवती मैम आई थी, तो वो वॉशरूम चला जाता है और जल्दी से बाहर ही नहीं आता। तो विनय की हिम्मत नहीं हो रही थी रेवती मैम से बात करने की। अब धीरे धीरे मंजू को भी विनय अच्छा लगने लगा था, लेकिन अब विनय की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई थी। तो कल उसका डिस्चार्ज था, इसलिए विनय और कार्तिक रेवती मैम से मिलने डॉक्टर कपूर के ऑफिस पर आए थे। लेकिन वो बताते हैं कि रेवती मैम 2 हफ्तों के लिए छुट्टी पर गई है, तो बाद में मिल लेना। लेकिन रेवती मैम एक्चुअल में अंदर ही थी।
तो रेवती को भी विनय से मिलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर अगले दिन सुबह मंजू भी विनय से मिलने हॉस्पिटल आती है और वो जाते जाते अपना नंबर भी विनय को दे जाती है ताकि वो कॉल कर सके। लेकिन विनय बहुत ही शाय लड़का था। इसके बाद विनय अपना ऑफिस ज्वाइन करता है। उसकी सारी लाइफ बैक टू ट्रैक आ जाती है। कार्तिक भी अपनी पीजी कंप्लीट करने दिल्ली चला जाता है। लेकिन विनय को फिर भी लखनऊ में ऐसा सफोकेशन सा लग रहा था, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो अपनी प्रमोशन लेकर मुंबई चला जाएगा। मुंबई जाने के बाद विनय मंजू को हॉस्पिटल के लैंडलाइन पर कॉल करता है, लेकिन तभी मंजू को इमरजेंसी आ जाती है। तो वो कहती है कि तुम मुझे पर्सनल नंबर पर भी कॉल कर सकते हो। फिर रात में जब मंजू और दूसरी नर्स बात कर रहे थे, तब हमें पता चलता है कि मंजू ने अपनी एंगेजमेंट तोड़ दी थी। लेकिन ये बात अभी तक विनय को पता नहीं थी, इसीलिए वो हिचकिचा रहा था। फिर एक दिन विनय हैदराबाद के एयरपोर्ट पर था और वहां पे उसकी मुलाकात डॉक्टर कपूर से होती है। तब वो कहते हैं कि क्या मंजू से मिलने आए हो? तो विनय ना में जवाब देता है। उसकी कनेक्टिंग फ्लाइट है लखनऊ के लिए, इसीलिए वो यहाँ पर वेटिंग कर रहा है। तब डॉक्टर कपूर से बताते हैं कि मंजू ने अपनी एंगेजमेंट तोड़ दी है और चाहो तो तुम उससे मिल सकते हो। लेकिन तब विनय कहता है कि मंजू अगर तुम्हारी बेटी होती और तुम्हें पता होता कि उसका होने वाला पति 6-7 सालों में मर सकता है, तो क्या तुम उसका हाथ ऐसे लड़के के हाथ में देते? तब डॉक्टर कपूर बताते हैं कि पता नहीं इंसान कितने साल जिएगा, लेकिन अगर मंजू मेरी बेटी होती तो मैं जरूर उसकी शादी तुमसे करवाता। ये सुनने के बाद विनय को और कॉन्फिडेंस आता है और वो मंजू से बात करने हॉस्पिटल चला जाता है। वहां पे वो उसे प्रपोज कर देता है और मंजू भी मान जाती है, क्योंकि वो भी विनय से प्यार करती थी। इसके बाद वो दोनों शादी करने का डिसाइड करते हैं। लेकिन इनविटेशन के नाम में रेवती मैम का नाम नहीं था, तो मंजू विनय को कन्विंस कर लेती है कि हम रेवती मैम को भी इनवाइट करेंगे। लेकिन रेवती मैम प्रोग्राम में आने से मना कर देती है। तब विनय को और बुरा फील होता है। रेवती मैम का ये गिल्ट उसे खाया जा रहा था, उसके मन को शांति ही नहीं मिल रही थी। फिर कहानी कुछ साल आगे बढ़ जाती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि विनय और मंजू यूएस में थे। उनसे मिलने डॉक्टर कपूर आए थे और वो बताते हैं कि मोहन फाउंडेशन ने यहाँ यूएस में एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है ताकि ये लोगों को पता चल सके कि इंडिया में ऑर्गन डोनेशन में लोग कितना सफर करते हैं। और विनय और मंजू इस इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन उस प्रोग्राम में जाने के बाद विनय को पता चलता है कि यहाँ पे रेवती मैम भी आई हुई है। तो मंजू ने ये बात छुपाई थी। वो चाहती थी कि विनय इस बात को मूव ऑन कर जाए, लेकिन वो वहां पर हाइपर हो जाता है और स्टेज पर जाने से मना कर देता है और एक काउच पर जाके बैठ जाता है। वहां पर उससे बात करने रेवती आती है। वो विनय से माफी मांगती है और उन दोनों के बीच में जो कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो दूर हो जाती है। विनय इसी गिल्ट में जी रहा था कि उसे लग रहा था कि उसकी नजर ही नंदू को लगी है, क्योंकि एक दिन जब नंदू रेवती से मिलने उसके केबिन में आया था, तो उसे देख के विनय को लगा था कि काश मेरी भी ऐसी फैमिली होती, मेरी माँ अभी तक जिंदा होती, तो इसी नंदू की तरह मैं भी हैप्पी होता। दूसरी तरफ रेवती को यह लग रहा था कि उसके जाने के कारण विनय और मंजू की शादी में वो डिस्ट्रैक्शन बनेगी। लेकिन बाद में जब ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होती है, तो दोनों भी इस बात को हैप्पीली एक्सेप्ट कर लेते हैं और कॉन्फ्रेंस रूम में चले जाते हैं। वहां पे विनय अपनी स्टोरी सारे लोगों को बताता है और लास्ट में वो अपनी बेटी को दिखाता है, जिसका नाम उसने नंदनी रखा था। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। ये सारी स्टोरी रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है, जो 2003 में हुई थी। तो ओवरऑल आपको ये मूवी कैसी लगी जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।